चलिए तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये संडे के टेस्ट में बाइनोमियल थ्योरम आपका कंप्लीट आएगा। सर ऑफलाइन रहेगी ना? सर हाँ बोलो, सर होमवर्क डिस्कशन। क्या बोले? सर कल का होमवर्क आया नहीं क्या? सर लास्ट वाला नहीं आया। बाकी आ गए? हाँ क्या था क्वेश्चन? हाँ सर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताओ। Sir, this RH term and R plus 1H term and R plus 2H term, coefficient of 1 plus x power n are in AP, then n is the root of the equation. इसको आप डायरेक्टली रिजल्ट को लर्न करना, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको जो दिया है कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म जो है वो आएगा NCR माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ R प्लस 1h टर्म NCR और R प्लस 2h टर्म का कोएफिशिएंट आपको ये दिया है। और आगे क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दो। Rth, R प्लस 1h और R प्लस 2h टर्म के कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर n। आगे क्या है उसके? R in AP. AP में दिए हैं। ओके, सो दे आर इन AP। AP का डेफिनेशन लगा दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 2 times of NCR equals to NCR minus 1 और NCR plus 1। Twice of NCR का वैल्यू n factorial upon n minus R factorial into R factorial, n factorial upon n minus R plus 1 factorial, R minus 1 factorial और n factorial upon n minus R minus 1 factorial, R plus 1 factorial। अब आपको सब जगह से फैक्टोरियल नोटेशन हटाने हैं, तो सबसे छोटे में हम सबको कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो R, R माइनस 1 और R प्लस 1 में सबसे छोटा R माइनस 1 है, तो हम सबको R माइनस 1 में रिड्यूस करेंगे। ऐसे ही N माइनस R प्लस 1 और N माइनस R माइनस 1 में सबसे छोटा सबसे छोटा N माइनस R माइनस 1 है, तो हम सबको N माइनस R माइनस 1 में रिड्यूस करेंगे। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या लिखा है? सबसे पहले तो n फैक्टोरियल सब जगह से उड़ा देना। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 2 ओनली। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r और इससे एक कम का फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो राइट हैंड साइड में ये जो n माइनस r प्लस 1 है, इसको n माइनस r प्लस 1, इससे एक कम और इससे एक और कम का फैक्टोरियल, साथ में r माइनस 1 रिमेन्स एज सच, और प्लस ये वाली टर्म में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल रिमेन्स एज सच, और इसको आप लिखेंगे r प्लस 1 इंटू r और इंटू r माइनस 1। सब जगह बोथ साइड छोटे छोटे टर्म सब कैंसिल। देखिए n माइनस r माइनस 1 हर जगह बन गया फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा, और r माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोथ साइड अब ये दो टर्म कैंसिल कर रहे हैं, तो अब लेफ्ट हैंड मतलब फैक्टोरियल वाले पूरे टर्म हट जाएंगे। अब आपके पास बचा लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 अपॉन n माइनस r और इंटू r। राइट हैंड साइड में बचा 1 अपॉन ये दो टर्म बचे, ये दोनों तोड़ जाएंगे फैक्टोरियल, सो 1 अपॉन
n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर बचा, प्लस यहां पर बचा आपका r इंटू आर प्लस 1। तो मेन स्टेप ये था कि आपने सबसे छोटे में सबको रिड्यूस करके फैक्टोरियल सारे उड़ा देने। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, और सो राइट हैंड साइड में वी टेक दी एलसीएम। राइट हैंड साइड में अपन ने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बनेगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर इंटू आर प्लस 1, और ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर आ जाएगा आर प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स एज सच, इसको कुछ नहीं करना है। और अब आप देखो r और n माइनस आर दोनों उड़ गए, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 और n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू r इंटू आर प्लस 1 प्लस n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर। अब आप इसको ओपन कर लीजिए और अरेंज करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, वही आपसे पूछा था। इसको पूरा ओपन कर देना सिंपलीफाई करने के लिए और सॉल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिक। जब आप ये नंबर्स में करोगे तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन अभी हम चूंकि इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, एन और आर अननोन ले लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाइज लेंदी होता है। और जहां से कैलकुलेशन वाइज लेंदी होता है वहीं से आप इसको छोड़ देते हो सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन आप उसको सॉल्व करिए तो ये जरूर आपको रिजल्ट तक पहुंचा देगा। तो सबसे पहले ये जो 2r है, ये 2r में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2nr माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2r, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2r प्लस 2। राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस आर, एन माइनस आर का स्क्वायर और एन माइनस आर। पूरा ओपन कर देना, ऐसा दिखेगा आपको। इसको अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करोगे तो देखिए सबसे पहले एन स्क्वायर वाला टर्म लिख लेता हूँ। ये टर्म सबसे पहले लिख ली एन स्क्वायर, उसके बाद 2nr तो 4nr हो जाएंगे, माइनस के 4nr, ये सारे टर्म्स यहाँ पे लगाओ। उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है वो साइड, ये r और r कैंसिल हो गए। उसके बाद अपन टर्म्स लिख लेते हैं आर स्क्वायर वाले, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और ये 2r स्क्वायर इधर आएगा तो 4r स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर वाले टर्म्स भी हमने सारे लिख दिए। उसके बाद ये 2r कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो लास्ट में बचे हैं टर्म्स वो बचे हैं माइनस का n माइनस का 2, सब इधर ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसा दिखेगा। एंड दिस इज योर फाइनल टर्म। इसमें से n मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, तो 4r प्लस 1n और 4r स्क्वायर माइनस 2, ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन से देख लो मैच कर रहा है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन था ये। सर बोलिए सर। सर ये जो फॉर्मूला है वो कोई भी 3 पैरामीटर कोएफिशिएंट जो एपी में वैलिड है। कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, बाकी वैलिड सभी के लिए है। और एक्सपांशन में 1 प्लस एक्स पावर n है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। दो जगह इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस एक्स पावर n होना जरूरी है, और दूसरी बात ये कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है। जब भी ये वर्ड आएगा तब भी आपका आंसर यही होगा।
ठीक है, मतलब लेकिन सर अगर AP एपी में नहीं रहे और आया तो भी कॉन्जुगेट में चलेगा। रहे तो नहीं। क्या बोले? हेलो। मतलब एपी में रहे लेकिन कॉन्जुगेट में नहीं रहे तो वह नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वैलिड तभी है जब ये एपी में हाँ कॉन्जिक्यूटिव हो। यदि कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। ठीक है। दोनों रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जिक्यूटिव वाला भी और एपी वाला भी। अब आप ऑप्शन देख लेना, मेरे को मिल नहीं रहा क्वेश्चन कहाँ से दिया था, तो देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए अभी इसमें। तो जहां पर n लिखा है वहां पर x लिख देना, फिर आप बोल दोगे n इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1x प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2। वो क्वाड्रेटिक जो भी आपको बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये देखो, आपको रिजल्ट इसलिए याद रखना है कि आप इतनी कैलकुलेशन से बच जाओगे। अब मैंने आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था, वो शायद ये क्वेश्चन था 5th 6th और 7th टर्म in the expansion of 1 plus x power n r in AP, then find the value of n। तो आपका वहां पर आंसर आता था 7 और 14। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, थर्ड ऑप्शन था 7 और 14। अब वो क्वेश्चन देखो इसी पर बेस्ड है। मैं 5th 6th और 7th टर्म बोला हूँ, और ये आपका r प्लस 1 और r प्लस 2 एक टर्म है। मतलब r का वैल्यू कितना है 5, तो आप r की वैल्यू यहाँ पर 5 डाल दीजिए। r का वैल्यू 5 डालोगे तो ये 21n बनेगा, 5 डालोगे तो ये 98 बनेगा। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल्स टू 0। उसके दो रूट्स आएंगे 7 और 14 एंड यू गेट द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, जब मैं आपको बोला था कि 5th 6th और 7th टर्म के कोएफिशिएंट एपी में है, तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा। तो दो ऑप्शन आते थे, n बराबर 7 और 14। तो आप वो पूरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। सीधा इस फॉर्मूला में r की जगह पे 5 डाल देना, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर देना एंड यू गेट द आंसर। तो ये वहां पर आपको हेल्प करेगा। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 2। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर देता हूं क्या होता है। कि हमने यहां पर मान लिया, देखिए सबसे पहली बात तो अभी तक जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स है वो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कैसे किए गए हैं वो आप यहाँ पर समझ लें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी आर टू रियल नंबर्स एंड I is equals to रूट ओवर माइनस 1। और मैंने रूट माइनस 1 को I सपोज किया है। ये I को एक्चुअली आयोटा बोलते हैं, दिस इज ग्रीक वर्ड, और यूलर मैथमेटिशियन ने इसको इजाद किया था। ये सपोजिशन यूलर मैथमेटिशियन ने किया था। इस रियल वर्ड में नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको प्रैक्टिकली भी कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो। कोई नेगेटिव नंबर दबा के आप उस पर रूट दबाएं तो एरर दिखाता है या नॉट डिफाइंड दिखाता है। मतलब नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स के रूट आप प्लॉट नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव नंबर का जो रूट है ये इमेजिनरी होता है, ये इमेजिन किया गया है।
एंड ड्यू टू दिस रीजन जब क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि नेगेटिव होता था तो आप बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल और क्वेश्चन वहीं छोड़ देते थे। क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड से रूट फाइंड करते थे तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला ये होता था -b प्लस माइनस √d/2। अब ये जो d आपने रूट के अंदर लिखा है दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, और ये d आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कोई भी तीन में से एक नंबर हो सकता है। जब ये जीरो होता है तो रूट्स रियल और इक्वल, जब ये d पॉजिटिव होता है तो रूट निकलता है, बट जब ये d नेगेटिव होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट डिफाइंड होते हैं। और इसलिए 10th क्लास तक d नेगेटिव आता था तो आप बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल, क्वेश्चन वहीं छोड़ देते थे। लेकिन यदि मैं नेगेटिव -1 मतलब -1 का रूट यदि i सपोज कर लूं, तो ये तीन बातें मैंने यहां पे सपोज करी a, b और i, देन a number of type a plus ib is called complex number and is denoted by z. That means z is equals to a plus ib. यह है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके का जो भी नंबर फॉर्म होगा, इस तरीके के नंबर्स को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। a और b जो है वो रियल नंबर्स होना चाहिए, और i जो है वो आपका उसका वैल्यू √/-1 होता है। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a is called real part of complex number z and is denoted by and b is called imaginary part of complex number z and is denoted by im of z. Therefore, ये जो आप a plus ib लिखे हो, a को आप बोलेंगे क्या, रियल पार्ट ऑफ z, और b को आप बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट से मिलके बना है, एक उसका रियल पार्ट होता है और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप ये देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैं यदि इन दो एक्सिस की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपका वाई एक्सिस होता है। बट ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, 2D प्लेन कहलाता है, 2 डायमेंशनल प्लेन है ये, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसकी बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते थे, कॉम्प्लेक्स थ्योरी में इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे। दिस इज अवर रियल एक्सिस। और ये जो आपकी वाई एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको हम कॉम्प्लेक्स थ्योरी इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। तो इतना सा डिफरेंस। और अब आप देखें कि मैं यदि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है,
जो रियल एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया जाएगा ये हमारा ओरिजिन है, और मैं ओरिजिन से रियल एक्सिस के अलाउंग ए डिस्टेंस कवर किया, और फिर इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग मैंने बी डिस्टेंस कवर किया, और मैं फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे, और आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे ए कॉमा बी लिखते थे। लेकिन जब आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बजाय रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, तब ये जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो रियल एक्सिस पर डिस्टेंस किया कवर वो है ए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से ए हो गया, और इमेजिनरी एक्सिस पर डिस्टेंस कितना कवर किया? बी, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस आया आपका a प्लस बी। यहाँ पर I केवल ये शो कर रहा है कि I जिसके साथ लगा होगा वो आपकी डिस्टेंस इमेजिनरी एक्सिस पे कवर की गई है। तो इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रियल पार्ट विदाउट I वाला, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के आप बता सकते हो कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। विथ I वाला इमेजिनरी पार्ट होगा, विदाउट I वाला रियल पार्ट होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करेंगे, जब मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलूंगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हम इसको a कॉमा बी लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने सारे रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा सकते हो। बस इतना सा आपको डिफरेंस याद रखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जिसको a कॉमा बी लिखते थे, कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम इसको a प्लस आई बी लिखेंगे। I इसलिए लगा जाता है ताकि ये क्लियर हो सके कि इमेजिनरी एक्सिस पे कौन सा डिस्टेंस कवर किया गया है। तो दिस इज a प्लस आई बी। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा तो आप ये समझिएगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का मतलब, जैसे मैं 2 प्लस 3i बोलूं, तो 2 प्लस 3i यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बोलोगे तो 2 कॉमा 3 बनेगा, और 2 कॉमा 3 को जब आप प्लेन में ड्रॉ करोगे तो 2 कॉमा 3 एक पॉइंट बनेगा। तो सिमिलरली 2 प्लस 3i जो है वो एक पॉइंट होगा। तो आप ऐसा इमेजिन करके जब आगे बढ़ेंगे थ्योरी में तो आपकी जो तकलीफें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो दो रियल नंबर को लेके, क्योंकि यहाँ पर ए और बी रियल नंबर है, मैं दो रियल नंबर को लेके एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हूँ, और इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर अपने में रियल नंबर्स को भी कंटेन किए हुए है। दैट मीन्स ये पूरी थ्योरी से, फॉर एग्जांपल कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया Z1 बराबर 3 प्लस 4i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। एक दूसरा एग्जांपल -2 प्लस i, ऐसा भी ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल 0 प्लस 7i। चौथा एग्जांपल 7 प्लस 0i। तो अब आप ये जो देख रहे हैं एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो। तो हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट 0। ये देखिए ये रियल एक्सिस है, इस पे जितने नंबर्स होंगे दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि मैं 1 लिखूं तो मैं 1 को 1 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ, 2 को 2 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ, 3 को 3 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही वाई एक्सिस पे कोई भी नंबर होंगे उन पे रियल पार्ट 0 आएगा। जैसे आप जानते हो, चूंकि वाई एक्सिस पे आप जानते हो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा रियल पार्ट हो गया, तो वाई मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट 0 होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट आप 0, 1 लिखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0, 1 होगा, उसको हम यहाँ पर i लिखेंगे।
02 होगा 2i, 03 होगा 3i एंड सो ऑन। सो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपका रियल पार्ट 0 हो सकता है। व्हेन रियल पार्ट इज 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल नंबर। सर एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। हाँ वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नोटेबल थिंग है वो ये है कि इफ real part of Z becomes 0, then Z is said to be purely imaginary, and similarly, if imaginary part of Z becomes 0, then Z is said to be purely real number. तो बड़ा सिंपल सी बात है, रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल। और याद रखें 0, ये नंबर जो 0 है, 0 इज रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप 0 को 0 + 0i लिख सकते हो। तो जो 0 नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, वो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सो अब तक का सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर आपका है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कभी भी आप बोल दो कि कोई भी नंबर मैं बोलूं और आपसे पूछूं कि ये कौन सा नंबर है, आप बोल दो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कभी भी गलत नहीं होगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नंबर्स को अपने में कंटेन किए हुए हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो रियल नंबर और आई को हमने लेके एक नया नंबर फॉर्म किया, इसमें ए को रियल पार्ट, बी को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी मैथमेटिकली लिखाऊं, मैं ज्योमेट्रिकली बताऊं, तो ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगली बात जो आपने समझनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना सा फर्क है नोटेशन का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको a, b लिखते थे, कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम उसको a + ib लिखेंगे। ए रियल पार्ट ऑफ Z, बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कहलाएगा। अब इसमें भी जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाएगा। एंड दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर बोलिए। सर इसमें रेडिकल और रैशनल टर्म्स भी आ सकती है ना? कुछ भी, रियल नंबर तो कोई भी आ सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे। हाँ भाई, ए और बी रियल नंबर्स हैं, तो जो जो रियल नंबर्स हैं आप जितने ले सको वो सारे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी अगली और बात। सर ए माइनस आई भी नहीं हो सकता क्या? ए माइनस आई बी, तो भाई बी तो कुछ भी हो सकता है। बी 0 हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सर सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, बी सर अगर बी नेगेटिव रहा तो a - i भी आएगा ना? हाँ। चले आगे। सो मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज। अब देखिए, एक बात आप बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखें। ये बात आपकी नोट में है। तो नोट में फर्स्ट नोट आपका ये है, जैसा आप जानते हो कि स्क्वायर रूट ओवर -1 जो है वो आई होता है।
आई फॉर आयोटा ग्रीक वर्ड है, यूलर मैथमेटिशियन ने बनाया। अब आपने जो एक नियम पढ़ा है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा कि रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। is possible only when at least one of A or B is non-negative। रियल नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते थे तो रियल नंबर सिस्टम के लिए तो ये डायरेक्ट वैलिड था। आपने रियल नंबर सिस्टम में ये देखा था कि जब अपन √2 इंटू √3 आपसे पूछें तो आपने ये सीखा है कि डायरेक्ट √2 इंटू 3 करके √6 लिख दो, ये करेक्ट है। क्योंकि 10th क्लास तक रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते ही नहीं थे, और आते थे तो अपन छोड़ देते थे। लेकिन अब ये जो नियम है यहां पर आके फेल हो जाएगा तब जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी मैं आपको देने लगूंगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वैलिड तब तक ही है जब तक इन दोनों नंबर में से कम कोई एक नंबर आपका नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक या फिर दोनों, एक या फिर दोनों का मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो कम से कम कोई एक या फिर दोनों कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है तब तो ये वैलिड है, ये तो अपन जानते ही। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी ये वैलिड है। ये वैलिड कब नहीं है, तो इट इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। जब रूट के अंदर ये दोनों नंबर नेगेटिव आ जाएंगे तब ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड नहीं होती। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सिंस यदि मैं आपसे √-2 इंटू √-3 पूछूं और आपने ये नियम लगा दिया, ये तो वैलिड है ही नहीं। आपको बोला है कि ये वैलिड तभी होगा जब कोई एक पॉजिटिव हो। यहाँ जब मैं दोनों ही नेगेटिव ले लूंगा तो देखो होता क्या है, व्हेन वी टेक बोथ नेगेटिव, और मैं ये रूल लगा दिया तो इससे मैं इसको लिखूंगा -2 इंटू -3 विच इज √6। बट व्हेन वी यूज दिस कंसेप्ट तो मैं यदि -√2 और -3 का रूट प्रोडक्ट करूं और मैं ये कंसेप्ट लगाऊं तो √/-2 को अपन क्या लिखेंगे, √2i इंटू इसको क्या लिखेंगे, √3i। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें तो ये नियम लग जाएगा, तो ये √2 इंटू 3i स्क्वायर हो जाएगा, और i का स्क्वायर जो है वो -1 आएगा और ये √6 आएगा। तो मैं डायरेक्ट ये नियम लगा के करता हूं तो √6 आता है, बट एक्चुअल सॉल्यूशन उसका -√6 है। तो इट इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। सो देयरफॉर जो कंक्लूजन आपका आया वो ये आया कि √/a इंटू √/b इज नॉट इक्वल टू √/ab व्हेन a and b both are नेगेटिव। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आप बहुत छोटे से यूज करते आ रहे थे, जब नेगेटिव नंबर इसमें इंट्रोड्यूस होंगे तब भी यदि आपको इस प्रॉपर्टी को वैलिड कराना है तो ये प्रॉपर्टी अब आपकी वैलिड तभी हो पाएगी जब ये नियम लगे, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। तो फिर ये अब हर जगह वैलिड, तो इतना आप इसको याद रखें और इतनी आप बात याद रखोगे फिर ये हर नंबर के लिए वैलिड हो जाएगी। ठीक है, सो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर अगर -√2 इंटू √3 तो अभी -√6 आएगा क्या? हाँ, तब वो √6 आयोटा आएगा।
चलिए, सो नाउ ये आपका नोट में पहली बात हुई। अब दूसरी बात, ये जो आपने आयोटा पे डिस्कशन किया, आयोटा पावर 1 रूट -1 होता है, आयोटा पावर 2 करेंगे तो -1 आएगा। ये अपन ने यहाँ यूज किया था। आयोटा पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ऐसे ही अपन यहाँ पर आयोटा की कुछ इंटीग्रल पावर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आयोटा पावर 1 का वैल्यू आयोटा होगा, आयोटा पावर 2 का वैल्यू -1 होगा, जो अभी हमने यूज किया। आयोटा पावर 3 का वैल्यू -i होता है और आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। ये आयोटा पर मैंने आपको 4 पावर बताई और ये बड़ी इजी है, आप इजीली इनको वेरीफाई कर सकते हो। आयोटा पावर 1 तो आई है, आयोटा पावर 2 मतलब यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो -1 बचेगा। अब आयोटा पावर 3 का वैल्यू -i कैसे आया? तो आप आयोटा पावर 3 को क्या लिख सकते हो? आयोटा पावर 3 कैन बी रिटन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये -i हो गया। और आयोटा पावर 4 कैसे निकाला? तो उसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब -1 इंटू -1 तो +1 आएगा। तो ये है आयोटा की 4 पावर। आयोटा पावर, इसको आपने याद रखना है। आयोटा पावर 1 सर आयोटा होता है। हाँ बोलो। सर आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 3 इंटू आयोटा पावर 1 करे तो तब हाँ भी वैसे आएगा भी आ क्या? जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। आयोटा पावर 2 का वैल्यू -1, आयोटा पावर 3 -i और आयोटा पावर 4 जो है वो +1 है। तो आपने इनकी वैल्यूज लर्न करनी है और मैं यहाँ पर लिखा हूँ इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो अब जरूरी नहीं है कि इंटीजर आपके 1 2 3 4 हो, क्योंकि इंटीजर तो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो फिलहाल अभी हम पॉजिटिव वैल्यू पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे नेगेटिव पे भी आएंगे और फिर जब हम चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तब हम रैशनल और रेडिकल पावर्स पे भी आएंगे। सब बातों पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इनिशियल स्टार्ट अपन ने लिया है। तो ये 4 बातें इनिशियली स्टेज पे आपने याद रखनी है कि आयोटा पावर 1 i होता है, आयोटा पावर 2 -1 होता है, आयोटा पावर 3 -i होता है और आयोटा पावर 4 1 होता है। कैसे होते हैं ये सब वो नीचे एक्सप्लेन किया है। अब इसमें अगली जो बात है वो ये है कि आयोटा पर आगे कभी भी कोई भी पावर आप कैलकुलेट करें, इंटीग्रल पावर, if you calculate any integral power on iota, तो उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, वो इन 4 वैल्यूज के बाहर कभी भी नहीं आता। इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना। आयोटा की आप कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा या i आएगा या -i आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप देखें। Integral power of iota. Take the screenshot of this. Moving on to the next page. सर हाँ बोलो। आपका हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आयोटा पावर आयोटा भी एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ आयोटा पावर आयोटा भी एग्जिस्ट करता है। सर अगर हमें आयोटा पावर 8 निकालना पड़ेगा तो हम इसी से निकालेंगे ना? 8 नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप 80 भी निकाल सकते हो और 800 भी निकाल सकते हो, साथ में 8000 भी निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा रुक जाओगे तो सब मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर।
तो ये तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा में पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि इफ यू, यदि आप आयोटा पे कोई भी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, m यहाँ पर इंटीजर है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा पावर m कैलकुलेट करना है, कोई भी पावर आपको दिया, तो हमेशा वो पावर को आप 4n प्लस r के फॉर्म में लिख लेंगे। n कोशिएंट है, r रिमाइंडर है, when n is divided by m, sorry m is divided by n। तो देखिए m is divided by 4, n is the quotient, r is the remainder when m is divided by 4। कहने का मतलब आपने जब भी आयोटा पे कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करनी हो तो वो पावर को आप 4 से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में लिख देंगे, 4n प्लस r के फॉर्म में। अब ये लिखने के बाद यदि आपका रिमाइंडर 1 आता है, देन आयोटा पावर m आयोटा पावर 1 के बराबर होगी, मतलब आयोटा होगी। यदि आपका रिमाइंडर 2 आता है तब आयोटा पावर m आयोटा पावर 2 के बराबर होगा, मतलब -1। जब भी रिमाइंडर आपका 3 आएगा, देन iota power m is equals to iota power 3, which is minus of I, and when remainder is 0, then iota power m is equals to iota power 0 is equals to 1। तो ये है फाइनल रिजल्ट। और इस रीजन के कारण when you calculate any integral power of iota, तो आंसर हमेशा 1 - 1 I - I मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। कहने का मतलब जब आपको आर पे आयोटा पे कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करनी हो तो आप उस इंटीग्रल पावर को 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल पावर ऑफ आयोटा होगी। ये आयोटा पावर m हमारा क्वेश्चन था। मान लो मैंने m को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 1 बचा, तो अब आयोटा पे फाइनल पावर भी 1 ही बचेगी। मतलब जो रिमाइंडर होगा वही फाइनल पावर ऑफ आयोटा होगी। और जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 या 1 या 2 या 3, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। और इसलिए ये 4 वैल्यूज आपको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीछे का रीजन क्या है वो आप सब समझ लें। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 39, आयोटा पावर 39 आपको कैलकुलेट करना है, तो 39 को आप 4 से डिवाइड करोगे, और इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 39 होगा 36 प्लस 3, मतलब 9 टाइम डिवाइड होगा, 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। और अब आप देखो कि इसको आप लिख सकते हो आयोटा पावर 4 पावर 9 इंटू आयोटा पावर 3। ये आप जानते हो, ये अपन ने एक्सपोनेंट की सिंपल सी प्रॉपर्टीज लगा दी है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से यही मिल जाएगा। अब आप जानते हो आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 पे पावर 9 1 ही होगा, सो ये बचेगा आयोटा पावर 3। तो ये है उसके पीछे का रीजन कि आयोटा पावर 39 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो फाइनल पावर भी आयोटा पावर 3 बचेगी, जिसकी वैल्यू -I होती है। कहने का मतलब आयोटा पावर 39 का वैल्यू -I आएगा। तो आपने 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो फाइनल पावर छोड़ देना, और आयोटा पावर आयोटा पावर 3 बचेगा, वो -I हो गया। तो ये रीजन है, पावर 41। ये रीजन है। और उसके पीछे का कारण ये है कि जो आप 4 का मल्टीपल बनाते हो ये वैल्यू पूरी उठ के 1 हो जाती है, और इसलिए जो रिमाइंडर बचा
वही फाइनल पावर बचता है, क्योंकि आयोटा पावर 4 का मल्टीपल बनाया और आयोटा पावर 4 आपका कितना होता है 1, तो आयोटा पावर 4 1 होता है, इसलिए अपन 4 से डिवाइड करते हैं। तो कोई भी पावर कैलकुलेट कर लें, जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 83, अगेन कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 टाइम्स यदि डिवाइड करोगे तो 20 टाइम्स होगा और 3 रिमाइंडर छोड़ेगा ये, मतलब इसको आप क्या लिखोगे, तो फाइनल पावर क्या बचेगी, जो रिमाइंडर है वो, और आंसर कितना आएगा -i एटसेट्रा। कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट कर लें, इन 4 के बाहर आंसर नहीं जाता, और उसके पीछे का रीजन ये है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो पावर आएगा उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो, जो रिमाइंडर होगा वो फाइनल पावर छूट जाएगा, तो आंसर बना देगा मतलब। अगली बात जो है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में, तो अभी तो जैसे मैंने आपको बात किया कि m आपका तो इंटीजर है, अब इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब मान लो यदि इन पे मैं अभी दोनों पॉजिटिव पावर बताया, लेकिन यदि नेगेटिव आ गया तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये आप बिल्कुल गांठ बांध लेना कि चाहे कोई भी इंटीग्रल पावर हो, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, आंसर आपका 1 - 1 i - i के बाहर नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता, इसको ध्यान में रखना। उसके पीछे रीजन ये है कि 1/i का वैल्यू -i होता है। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1/i जो है वो -i होता है। कैसे होता है, बड़े इजीली आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या करने का है आपको, 1/i लेके चलने का है, और 1/i को आप क्या लिख सकते हो, i से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये i/i² बनेगा, और i² का वैल्यू कितना होता है, ये एक्सप्लेनेशन है। सो 1/i की वैल्यू -i होती है। और अब इसके बाद आपको नेगेटिव पावर भी दे दें, कोई भी नेगेटिव पावर कैलकुलेट कर लो, ये थर्ड और सेकंड को मिला के मैं अब नेगेटिव पावर कैलकुलेट करके बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सपोज इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 61 -61 नेगेटिव पावर ले लिया, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप नेगेटिव को पॉजिटिव पावर बना लो, तो ये क्या बनेगा 1/आयोटा पावर 61। अब आयोटा पावर 61 आप जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करो, 61 को अपन डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1, तो अब ये कितने के बराबर आ जाएगा 1/i के, और 1/i की वैल्यू कितनी होती है -i। -i। अब मान लो सपोज जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर -62, तो ये 1/आयोटा पावर 62 बनेगा, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा आयोटा स्क्वायर, और 1/आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1। Suppose if you have to calculate iota power -63, it is 1/iota power 63, remainder कितना छोड़ेगा 1/i cube, so this is 1/-i and this is +i। और जब you calculate iota power -64, iota power 64, iota power 0, it is 1। तो अब आप देखो मैंने 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर निकाली है, और आपका आंसर 1i -i और -1 के बाहर कभी नहीं गया, इन्हीं 4 में आएगा, चाहे पॉजिटिव पावर लगाऊं चाहे नेगेटिव लगाऊं, हमेशा मतलब m इज एन इंटीजर, देन आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर का आंसर 1 -1 i के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसको आप ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अगली बात देखिए, तो प्रॉपर्टी है कि
sum of 4 consecutive powers of iota is always 0. That means आयोटा पे कोई भी 4 लगातार पावर कहीं से भी ले लो, लेकिन 4 लगातार लेना है। हमेशा 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम 0 आएगा। आप कहीं से भी शुरुआत कर लो उसकी, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये 4 लगातार पावर मैंने बनाई हैं और इनका सम, इनकी वैल्यूज 1i और -i आएंगी, और 1i और -i को जब आप ऐड करोगे तो 0 आ जाता है। तो कभी भी 4 लगातार पावर कहीं से भी बना दो आप, उनका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1i -i और -1 आएगा, और जब आप सबको ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ i हमेशा 0 होता है। मान लो इसको भी सॉल्व करना है कि भाई ये कैसे बना, तो आप इसको मतलब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर साइड में मैं रीजन लिख देता हूँ कि मैं आयोटा पावर 4n सब में से कॉमन ले लिया। अब आयोटा पावर 4n कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर i बचेगा, यहाँ i² बचेगा और यहाँ i³ बचेगा। अगले स्टेप में आयोटा पावर 4n सबकी वैल्यू डाल दो, तो ये 1, ये i, ये -1, ये -i, तो i 1 कैंसिल हो गया, तो ये आयोटा पावर 4n इंटू 0 मतलब 0 आ गया। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। तो याद रखें कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा हमेशा 0 होते हैं। आयोटा पे 4 लगातार पावर का सम हमेशा 0 आएगा। कुछ बहुत बेसिक बातें और आप देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 2i होता है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -2i होता है, एंड 1 प्लस आयोटा स्क्वायर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो 0 आ जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी। सिक्स्थ, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का वैल्यू आई होता है। इसको ध्यान में रखना, बहुत जगह हेल्प करेगा आपको। ये कैसे आया होगा, वेरिफिकेशन। ये जो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में बन गया 1 प्लस आई का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a² माइनस b²। तो ऊपर आया 2i, नीचे आया 1 प्लस 1 2, तो ये कितना बचा i। ये हो गया वेरीफाई। अब बिल्कुल सिमिलर वे में 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसका वैल्यू -i होता है। तो अब याद रखने का तरीका ये है कि ऊपर यदि प्लस साइन होगा तो प्लस आई आता है, और ऊपर यदि माइनस साइन है तो माइनस आता है। इनको आप याद रखना। याद रखने का फायदा यह है कि आप इतने स्टेप से बच जाओगे। डायरेक्ट याद रखें कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू आई होती है, और 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का वैल्यू -i होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा से रिलेटेड, और ये प्रॉपर्टीज पर बेस मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताओ कितना आएगा।
इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आयोटा पावर 61, आयोटा पावर 62, आयोटा पावर 63। आयुष चेक करें, रॉन्ग आंसर है। ऋषभ चेक करें, रॉन्ग आंसर है। जीविदा चेक करें, रॉन्ग आंसर है। मयूर चेक करें, रॉन्ग है। संस्कृति चेक करें। मानसी करेक्ट है, सॉरी मानसी भी चेक करें, रॉन्ग है। अक्षत चेक करें, रॉन्ग है। हर्ष अंबारते चेक करें, रॉन्ग है। ऋषभ रॉन्ग है, चेक करें। जीविदा रॉन्ग है, चेक करें। आयुष करेक्ट है, अभी तीसरी बार में करेक्ट हो गया आयुष। अथर्वा चेक करें। अक्षत राम टेके चेक करें, सॉरी अक्षत करेक्ट है। प्रणव चेक करें, मानसी चेक करें और अर्थव चेक करें। ऋषभ चेक करें, जीविता चेक करें। चलो रहने दो, 100 ऑप्शन बोल दिए आप लोगों ने, जो बचा अब वो लिख देना। प्रणव करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है। देखिए सिंपल सा एक जो बात आप ध्यान में रखें, आप ये जानते हो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम है वो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन याद रखें 0/0 नॉट डिफाइंड। 0/0 आपने ये पढ़ा है, न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो कोई नंबर हो तो 0 आता है। न्यूमरेटर में नॉन जीरो नंबर है, डिनोमिनेटर 0 है तो इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन जब ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 हो जाते हैं तब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो याद रखें 0/0 को 0 नहीं बोलेंगे, इसलिए जिन्होंने सबसे पहले आंसर 0 किया था उनको मैंने रॉन्ग बोला। अब दूसरी बात है कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैथमेटिक्स में कभी 0/0 बने ही ना, और नहीं बने तो अपन ने कुछ ऐसा बनाना है कि क्या करना था इसमें, बस केवल आपको कि जो डिनोमिनेटर था और न्यूमरेटर की पावर में 10 का फर्क है, तो मैं यदि डिनोमिनेटर में से आयोटा पावर 10 कॉमन ले लूं, तो आयोटा पावर 10 कॉमन लोगे तो ये 61, 62, 63 और 64 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाता था, तो ये 1 आयोटा पावर 10 बचा, आयोटा पावर 10 आयोटा पावर 2 होगा, और आंसर करेक्ट आपका -1 होगा। तो -1 इज द करेक्ट आंसर। तो एक नई बात जो आपको सीखने को मिली कि कभी भी 0/0 आपने नहीं बनाना है। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर 0 होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मेरे को केवल न्यूमरेटर दिया होता तो मेरा आंसर करेक्ट था 0, केवल डिनोमिनेटर दिया होता तो मेरा आंसर था करेक्ट 0, बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों जगह 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा दे दिए, तब 0/0 नहीं बनाएंगे, तब ऐसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। कोई डाउट है आपके मन में तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।